मैं शैलेश लोढ़ा हाजिर हूं लेके माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। कहानी जज्बे की, ये जो कहानियां जज्बे की आप सुन रहे हैं, निश्चित तौर पे आप मुतासर हो रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए मुझे खुद को बड़ा मजा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि आप जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनके उन्हीं पहलुओं से मिलते हैं जो आपके जिस पहलू से आप मुखातिब होते हैं। जो पहलू पीछे छूट चुके होते हैं उनसे आप मिल नहीं पाते, तो आपको पता ही नहीं होता एक आदमी की ज़िंदगी में कितने हिस्से होते हैं, वो कहाँ कहाँ से निकल के आया है। किशोर कुमार साहब मुझे याद आते हैं, एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूज़िक कंपोजर, क्या नहीं थे। आपने देखा है कोई ऐसे आदमी जिसमें इतनी सारी चीज़ें हों? एक व्यक्ति मुझे मिले, नसीराबाद एक जगह है अजमेर के पास, और बड़ी प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पे वो नसीराबाद छावनी है, कैंट है आदमी की, इसलिए हम भी बचपन से जानते हैं कि वहाँ पे कैंट है, और इसलिए वो जगह है। छोटा सा कस्बा है, एक बहुत गरीब परिवार, एक साधारण से रोडवेज के कर्मचारी के घर में एक बच्चा पैदा होता है और अभाव देखता है आसपास, तो किसी दुकान पे जाता है और 1 रुपये रोज़ पे काम करना शुरू कर देता है। 1 रुपी डेली, 90s की बात है, 91, 92 की बात है। 1 रुपया क्या होता है साहब, तब भी क्या होता था। ये काम करता है, फिर वहाँ से किसी मेडिकल शॉप पे काम करता है, फिर किसी और शॉप पे काम करता है, 1 से 30, 30 से 60, 60 से 100, 200, 250 रुपये महीने की तनख्वाह तक पहुँचता है। पढ़ाई करते करते 2-3 ऐसे लोगों को देखता है जो लोग MBA किए हैं, तो बोले यार MBA करना चाहिए, अच्छा है, एक इंस्टीट्यूट से MBA कर लेते हैं। MBA करते ही नौकरी मिल जाती है एक बैंक में। बैंक में इतनी तरक्की करते हैं, ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं। ब्रांच मैनेजर बनने के बाद इतनी तनख्वाह पा लेते हैं कि उस ज़िले के सबसे बड़े अधिकारी से भी ज़्यादा उनकी तनख्वाह होती है। इतनी तनख्वाह खाने के बाद अचानक ऐसा दौर आता है, 2008 का क्राइसिस आता है दुनिया में, और चीज़ें उथल पुथल हो जाती हैं और सब कुछ उनका एकदम से गड़बड़ हो जाता है। और कहते हैं मैं बिज़नेस शुरू करता हूँ, बिज़नेस शुरू करते हैं, बिज़नेस में सारे पैसे चले जाते हैं, वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं अवसाद की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। आप देखिए कितने रूप है एक व्यक्ति के, 1 रुपये तनख्वाह से काम शुरू करके डिप्रेशन में हॉस्पिटलाइज हो जाना, हॉस्पिटलाइज होने के बाद कुछ अपने आप को कहना कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे अपने आप को मोटिवेट करूँगा, मोटिवेट करके दुबई जाते हैं, वहाँ एक नौकरी करते हैं। नौकरी करने के बाद लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू एडिशन तो कुछ नहीं कर रहा, तो लौट के चले आते हैं अपने गृह जनपद में, ज़िले में, अजमेर में, और अजमेर में आके शुरुआत करते हैं सुख संपत्ति रियल्टी की, जो एक ब्रोकरेज फर्म है, और वहाँ से अपना कारोबार इतना बड़ा खड़ा कर लेते हैं कि कारोबार के साथ साथ किताबें भी लिख लेते हैं। 3 किताबें मोटिवेशन पे, कमाल है ना। 1 रुपये की नौकरी, हॉस्पिटल में जाना अवसाद की वजह से, उसके बाद सबसे बड़ी तनख्वाह पाना, सबसे बड़ी तनख्वाह पाने के बाद सब कुछ खो देना, सब कुछ खो देने के बाद फिर से पा लेने के बाद किताब लिख लेना। रमेश टहलियानी साहब मिलते हैं, हमारे सामने बैठे। रमेश जी, कमाल की कहानी है भाई आपकी। और कितनी, आप तो खुद इतने छोटे दिख रहे हैं कि आप, मुझे लग रहा है अभी तो आप खुद जैसे कॉलेज में निकले होंगे कॉलेज से, लेकिन आपके पास तो 27 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। सर अब क्या कहूँ, मुझे वर्ड्स नहीं है बताने के लिए, बट ये जानता हूँ कि ईश्वर ने सबको समान समय और बुद्धि का वरदान दिया है, ये तो हमारे ऊपर है। मैं क्या, आज मैं मार्क जकरबर्ग को देखता हूँ, 22-23 साल की उम्र में फेसबुक खड़ा कर दिया, तो हम तो बहुत लेट है। ये बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है, ये बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है कि भाई उन्होंने तो 22-23 में कर लिया, तो हम तो अभी डिले चल रहे हैं, राइट। तो ठीक है, अपने बस किसी से कंपेयर नहीं किया, हम कल कहाँ थे उससे बेटर हैं, बस ये सोच के आगे चलते रहे। जब कुछ नहीं होता था आपके पास और आज बहुत कुछ है, क्या फ़र्क पाते हैं ज़िंदगी में? कुछ नहीं होता था तो लगता है कुछ करना है, और कुछ है तो लगता है कि और बेटर करना है। तो ये कुछ है कभी ख़त्म नहीं होता, इससे और कुछ करते रहे, बेटर करते रहे, कुछ अच्छा करते रहे, सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते रहे, तो ये मोटिवेशन जगह रखता है। हर दिन सुबह उठते हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे औरों के लिए फ़ायदा हो। अपने लिए बहुत करके देख लेते, शुरुआत बहुत की अपने लिए, अब लगता है। आप रियल्टी सेक्टर में हैं, तो वहाँ पे ब्रोकरेज फर्म का बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा इशू ये होता है कि ट्रस्ट कैसे पैदा किया जाए लोगों में। हाउ डू यू डू दैट? मैंने एक एग्जांपल देखा, मैंने बैंकिंग सेक्टर में रहा, तो बैंकिंग में देखता था लोग करोड़ों रुपए बैंकों में रख देते हैं, जबकि एक सच्चाई है भी बैंकों में बहुत फ्रॉड होते हैं, और बैंकों में भी आपका पैसा सेफ नहीं होता है। अब RBI की तरफ से सिर्फ 1 लाख की गारंटी होती है। ये मैं नहीं जानता, ये आप कह रहे हैं तो शायद लोग बिल्डर और ब्रोकर पे इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। इस सेक्टर में अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनको कुछ काम नहीं होता। अधिकतर लोग इसीलिए रियल एस्टेट में ब्रोकिंग करते हैं या बिल्डर बनते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में पढ़े लिखे लोग नहीं आते। आपने देखा होगा प्रोफेशनल लोग बहुत कम लोग मिलेंगे इसमें जो MBA किए हो, CA किए हों। तो
ऐसे लोग आते हैं जो अनऑर्गेनाइज लोग होते हैं, तो उन पे इजीली मिडिल क्लास नौकरी वाला या गरीब आदमी ट्रस्ट नहीं कर पाता है। और जो फ्रॉड भी बहुत होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विवाद, एक हम जड़ जोरू ज़मीन में विवाद होते हैं, तो ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे विवाद होते हैं। तो एक मिडिल क्लास आदमी डरता है कि मैं कैसे ट्रस्ट करूँ उस ब्रोकर पे, क्या ये प्रॉपर्टी की सही वैल्यूशन दे रहा है, क्या ये प्रॉपर्टी लीगल सही है। लेकिन बैंक में आदमी कभी नहीं पूछता इंश्योरेंस पॉलिसी सही है कि नहीं है, म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक एजेंसी है, आरबीआई है या सेबी है। रियल एस्टेट में ऐसा कुछ नहीं होता, हालांकि अभी रेरा आ गया है, बट फिर भी लोगों को ट्रस्ट इशू होता है। तो इन चीज़ों गैप्स को पकड़ा और मुझे लगा कि अगर ये बैंकिंग वाली सिस्टम अगर रियल एस्टेट में लाया जाए तो लोगों को ट्रस्ट बढ़ सकता है। तो हमने कुछ नई चीज़ें इंप्लीमेंट की। जैसे आज दुबई में जाते रहे, सिंगापुर में जाते हैं, तो वहाँ पे लोग इतना नेगोशिएट नहीं करते हैं। तो ये हमने कई गैप्स पकड़े, जो क्या गैप थे जो फॉरेन कंट्रीज़ और इंडिया में डिफरेंस लाते हैं, उस गैप को फुल करने की कोशिश की। तो उसका अब आज ऐसा हो गया कि लोग काफ़ी इजीली ट्रस्ट करते हैं रियल एस्टेट में। अब उनको लगने लगा फेयर वैल्यू क्या है। जैसे हमारे आज हमारे शहर में ऐसी इज्जत है कि लोग कहते हैं सुख संपत्ति मतलब 24 कैरेट गोल्ड प्रॉपर्टी। तो ये टाइम लगा उसको करने में, लेकिन हमारा जो मकसद था, जो हमारा एक विज़न था, वो सक्सेस मतलब हमें सफलता मिली। किताबें लिखने का क्या सूझा? किताब पढ़ने का बड़ा शौक था जी। और कई चीज़ें जीवन में इतना उतार चढ़ाव देखे तो कई लर्निंग मिली। तो इस जब उतार दिखते थे, चढ़ाव दिखते थे, तो हमेशा आपको कोई अगर आपके पास कोई गाइड हो तो आप और बेटर कर सकते हो। जब आप बुरा समय देख रहे हो, अगर आपके पास सही टाइम पे सही मोटिवेशन मिल जाए तो आप संभल जाते हो। और जब आप तरक्की कर रहे हो, आपको सही डायरेक्शन मिल जाए तो भी आप बेहतर करते हो। तो हर किसी के पास वो मेंटर नहीं होता, लेकिन किताबें एक ऐसी है जो हर किसी के लिए एज अ मेंटर अवेलेबल रहती है। उन किताबों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा जी। फिर मैंने जीवन में कुछ अनुभव लिए, तो मुझे लगा कि ये अनुभव ऐसे हैं जो मुझे लोगों से बांटने चाहिए। शायद हो सकता है मेरे कारण किसी यंगस्टर को प्रेरणा मिल जाए। इस वक्त भी हम वही कर रहे हैं, डिसीजन लेने में आसानी पड़े। तो इसी का सोचा, अपने अनुभव को शेयर किया। वो अनुभव ऐसे थे जो मैंने कहीं पढ़े नहीं थे, जो मैंने सिर्फ महसूस किए थे, और मुझे लगा शेयर करने चाहिए। बहुत अच्छा सोचा। किताबों के नाम बताएंगे? मेरी पहली किताब पब्लिश हुई थी 2009 में, रिसेशन चैलेंज, क्योंकि मैं रिसेशन का एक सताया हुआ था। 2008 में मेरी जॉब चली गई थी, लेकिन उस टाइम मैंने देखा था हाउ टू सर्वाइव इन रिसेशन। तो इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल होते थे, बुक्स होती थी, सब पढ़ता था। तो मैंने कुछ सेलेक्टेड चीज़ें निकाली और मुझे प्रैक्टिकल की, तो मैंने वो शेयर की लोगों के साथ कि ये रिसेशन है, इसको घबराना नहीं है, इसको एज ए चैलेंज लेना है और उसको सर्वाइव करना है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी लिखी थी। दूसरी बुक लिखी मैंने, एक इंग्लिश फिक्शन था, शी फेल इन लव वंस अगेन। वो एक शी फेल इन लव वंस अगेन, दैट्स अ ब्यूटीफुल लाइन दो। थैंक यू सर। वो बुक में था कि एक मिडिल क्लास लड़की कहानी जो काफ़ी अच्छे घर में जन्म लेती है, उसके लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी होता है, वो भी काफ़ी फेस करती है। शी वाज लुकिंग फॉर मिस्टर राइट, इन सर्च ऑफ मिस्टर राइट। वो गलत लोगों के रिश्ते पड़ जाती है, उसको धोखे मिलते हैं, लेकिन हर धोखे उसको नई लर्निंग मिलती है जो कि साइकोलॉजी से या सोसाइटी रिलेटेड है। दिस वाज अ फिक्शन बुक? यस, अ फिक्शन। तीसरी किताब अभी उसी का हिंदी वर्जन किया है, श्रुति शर्मा की लव स्टोरीज। उसमें कुछ कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स और मोटिवेशनल थ्योरीज को ऐड किया है। आप क्या फिल्म बनाने की सोच रहे हैं क्या? कुछ वेब सीरीज में प्रपोजल गए हैं और लेट्स सी। वो लगा आपकी जिस कहानियों का जो अंदाज था, उससे मुझे लगा कि आप उस राह पे कुछ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी आर्टिकल पढ़े थे, एक कहानी को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, और तो वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर आप, क्योंकि आप कला के क्षेत्र के अंदर कुछ करते हैं तो निश्चित तौर पे अच्छी बात होगी, क्योंकि आप अपने दायरों को विस्तृत कर रहे हैं, आप अपने आयाम फैला रहे हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता? कोई ऐसा सपना जो अभी अधूरा हो? मुझे ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन हर दिन लगता है कुछ बेटर होते हैं। जहाँ जहाँ हमें गैप नज़र आते हैं, हम नोट कर देते हैं और कोशिश करते जाते हैं कि उस प्रॉब्लम को हटाया जाए। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है, हमें एक अपॉर्चुनिटी है, गैप नज़र आता है, तो कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे आम लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो हमारे देश में। जो सड़कों की व्यवस्था हो, या सरकार की व्यवस्था, या हॉस्पिटल की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था बेटर हो सके। लोग, मैं देखा जब मैं दुबई जाता था तो वहाँ हर चीज़ ईजिली होती थी। किसी सरकारी ऑफिस में जाओ तो काम आसानी से होता रहा, यहाँ नहीं होता। तो यहाँ कोशिश कर रहे हैं, मैं जो भी मेरे संपर्क में सरकारी ऑफिसर होते हैं उनको बताता रहता हूँ फॉरेन में ये रहा, यहाँ क्यों नहीं करते। ठीक बात। तो इवन रियल एस्टेट में हमने कई गैप्स, बीच में कई हडल्स होती थी, उनको हटाने की कोशिश की है। तो धीरे धीरे हमें मिल रहा है, बस लोग लाइफ बेटर होती रहे। और हाँ, मुझे लगता है लोगों में भी इंटीग्रिटी और वैल्यूज़ की कमी आ गई है। हर किसी के लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने काफ़ी पैसा भी देखा और काफ़ी गरीबी भी देखी। तो इन दोनों अनुभवों का मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि हैप्पीनेस पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में तभी होती है जब आप इंटीग्रिटी वाली लाइफ जीते हो, वैल्यूज़ क्रिएशन करते हो, या कुछ कंट्रीब्यूट करते हो, देते हो। आप जो देने में खुशी है वो नहीं मिलती। आपकी तरक्की से आपके माँ बाप को कितनी हैप्पीनेस मिली? क्योंकि जो नसीराबाद से वो निकले, उन्होंने देखी, काफ़ी खुश है। काफ़ी खुश हैं। क्या कहते हो आपके बारे में?
गर्व करते हैं और सबको बताते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है जब बताते हैं देखिए हमारे बेटे ने कर दिखाया। मेरे ख्याल से आपको करोड़ रुपया भी वो खुशी नहीं दे सकता जो आपके पिताजी का ये सेंटेंस दे सकता है कि मेरे बेटे ने वो कर दिखाया। दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ द हैप्पीनेस। पापा जब दोस्तों बोलते हैं वो देखो होर्डिंग लगा हुआ है, वो मेरे बेटे का है, वो कंपनी जो है वो प्रोजेक्ट है वो मेरा बेटा कर रहा है, तो मुझे अच्छा जब बताते हैं लोग तो निश्चित तौर पर किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसके बेटे का नाम उससे बड़ा हो जाए, उससे ज़्यादा खुशी क्या मिल सकती है। तो दैट हैप्पीनेस इज़ वो वैल्यू नहीं कर सकते, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, वो अनमोल है। और वो अनमोल हैप्पीनेस आप अपने परिवार को दे रहे हो, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तरक्की का कोई एक फॉर्मूला आप आखिर में देना चाहेंगे हमारे युवाओं को, हमारे साथियों को? मैंने भी देखा शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। अगर हम सक्सेस के लिए कई बार शॉर्टकट के पीछे भागते हैं, मैं भी भाग के देखा, लेकिन शॉर्टकट नहीं होता है। वैल्यू क्रिएशन से आपके पास अगर आप कुछ वैल्यू क्रिएट करते हो या कुछ ऐसी नई प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो आपको सक्सेस तो मिलती है, साथ में हैप्पीनेस भी मिलती है। कई बार हमें सक्सेस मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, लेकिन वो जब तक आपका हैप्पीनेस नहीं हो तो सक्सेस आपको अधूरी लगेगी, फीकी लगेगी। तो अगर हैप्पीनेस और सक्सेस, सफलता और सुख दोनों हो तभी जीवन बेहतर होता है। सिर्फ पैसे से या सिर्फ सुख से भी जीवन नहीं होता। लेकिन सुख संपत्ति से जीवन अच्छा होता है। बिना सुख संपत्ति किस काम की। चलिए, हमें बहुत मज़ा आया रमेश भाई से बात करने में। रमेश अलैन साहब, थैंक यू सो वेरी मच एंड यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली एंड फॉर द सोसाइटी एज वेल। जो आपने किया है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत प्रेरणादायक बात है, 1 रुपये की नौकरी दिन की, और उसके बाद उतार चढ़ाव, सब कुछ पाना, सब कुछ खोना, सब कुछ पा लेना और किताबें लिख लेना, और ये कहना कि मैं अपनी इंटीग्रिटी और वैल्यू से समझौता नहीं करूँगा, ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ऐसी ही जज्बे की कहानियां लेके मैं आपसे मिलता रहूंगा। कहाँ? माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मैं शैलेश टोटा।